अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और इस सीरीज से फ़ायदा उठाते हुए और इसके साथ साथ जो हमारी दूसरी सीरीज चल रही है जिसका नाम है करंट अफेयर्स क्रॉनिकल्स, आप इन दोनों सीरीज से फ़ायदा उठाते हुए अपनी फैक्ट बुक तैयार कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ आप अगर इस सीरीज में इन दोनों सीरीज में कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें हम ज़रूर फीडबैक दें। और अगर आप चाहते हैं कि सीरीज की कोई भी वीडियो आपसे स्किप ना हो तो अभी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का जो आर्टिकल है उसका टाइटल है साउथ एशियाज जेनजी मूवमेंट। अब इसे जो लिखा है वो है जाहिद हुसैन। अब जाहिद हुसैन के जो आर्टिकल हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। वो जो रीजन्स में या ओवरऑल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो भी चल रहा होता है उस पर ज़रूर लिखते हैं। और ये जर्नलिस्ट भी हैं और राइटर भी हैं। अगर हम इस आर्टिकल की ओपिनियन की समरी की बात करें तो इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि किस तरह जो साउथ एशिया का रीजन है उसमें हमें क्या कहते हैं जेनजी मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं, उनके क्या फैक्टर्स हैं, उनके क्या ट्रिगर्स हैं, ठीक है, उनका मोबिलाइजेशन टूल क्या है और उसका क्या आउटकम निकलता है। अब हमारे पास आगे 4 केस स्टडीज हैं जिसमें सबसे पहले थे श्रीलंका की, ठीक है, जो 2022 में हुई थी, हम उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास बांग्लादेश की जो कि 2024 में हुई, फिर हमारे पास नेपाल की केस स्टडी आ जाएगी जो कि 2000 ऑलमोस्ट हुई है 2025 में। अब हमारे पास रिसेंट सिनेरियो है इंडिया का, ठीक है, इन चारों केस स्टडीज को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे लिए पाकिस्तान पर रीजन्स की इन क्या कहते हैं जेनजी मूवमेंट्स के क्या असरात पड़ सकते हैं, हम इन्हें भी डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियोस को 2 हिस्सों में डिस्कस करेंगे। पहले हिस्से में हम जो जाहिद हुसैन का आर्टिकल है उसके मेन की पॉइंट्स और उसकी जो इम्प्लीकेशन है पाकिस्तान पर उसे डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट फेज में हम जो है इन तीनों बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की जो जेनजी मूवमेंट के क्या ट्रिगर पॉइंट्स थे, किस तरह वो एस्केलेट हुई और उसका क्या आउटकम निकला, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो टॉपिक है या ये जो वीडियो है ये आपको रेलिवेंस देगी आपकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी कि बांग्लादेश और रीजन में जितनी भी आपकी कंट्रीज आ जाती है साउथ एशिया में उनकी पॉलिटिक्स को कंपेयर कर सकते हैं और उनके जो रिसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं और उनका और पाकिस्तान का कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान और करंट अफेयर्स के पेपर में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अब इसमें जो सिलेबस एरियाज कवर होंगे वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमी का, और हम जब डिस्कस करेंगे कि इन जेनजी मूवमेंट्स का पाकिस्तान पर क्या असर हो सकता है तो वहां पे भी हम इसे डिस्कस करेंगे। साउथ एशिया के रीजन पॉलिटिक्स का क्या हाल चल रहा है, पाकिस्तान इससे क्या लेसन सीख सकता है, हम उसे भी डिस्कस करेंगे। अब 2026 में एक जो ऐसे टॉपिक आया था यूथ बल्ज पाकिस्तान यूथ बल्ज, डेमोग्राफिक डिविडेंड और डेमोग्राफिक कैटास्ट्रोफ, तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। क्या पाकिस्तान की जो यूथ है क्या वो पाकिस्तान के लिए एक क्या कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड साबित होगा या डेमोग्राफिक कैटास्ट्रॉफ साबित होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगर इस आर्टिकल की तो 3 कंट्रीज 3 ईयर्स और 3 फॉलन रिजीम्स, यानी कि 3 सालों में 3 कंट्रीज की जो रिजीम्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो क्या हुई हैं, फाल हो गई हैं, टॉपर डाउन हो गई हैं। ठीक है, जुलाई 2022 में श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं राजापक्सा, उन्हें मालदीव्स भागना पड़ा। इसी तरह 2024 में बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उन्हें इंडिया भागना पड़ा। और इसी तरह जो सितंबर 2025 में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, उन्हें भी भागना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा। अब इस आर्टिकल का अगर पहला की पॉइंट डिस्कस करें तो उसमें है इंडियाज जेनजी अपराइजिंग, यानी कि रिसेंटली जो हमें इंडिया में जेनजी की अपराइजिंग देखने को मिली है, पहले हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका जो ट्रिगर पॉइंट था वो क्या था, लीग्ड एग्जाम्स पेपर। ठीक है, इंडिया में जिस तरह पाकिस्तान में एमडी गेट होता है, इसी तरह इंडिया में नीट का एग्जाम होता है। ठीक है, अब ये जो नीट का एग्जाम है ये काफी टफ होता है और इसमें हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं। और जब यही पेपर आपका क्या हो लीक हो जाए तो आपको एक क्या कहते हैं आपके एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाए जाते हैं। तो ये एक इसका ट्रिगर साबित हुआ जिसके नतीजे में मिलियंस ऑफ स्टूडेंट जो थे मिलियंस ऑफ स्टूडेंट ने अपनी क्या कहते हैं खदशात जाहिर किए और उनमें से कुछ तो डजन ऑफ सुसाइड केसेस भी रिपोर्ट होने लग गए। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक और ट्रिगर था जो कि था कॉकरोच जनता पार्टी। ठीक है, अब ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये एक रिएक्शन के अगेंस्ट में बनी थी जिसमें मई 2026 में जो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक कमेंट पास कर दिया कि जो यंग एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, यंग सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ये कॉकरोचेस की मानंद हैं।
तो ये दो बेसिकली इसके ट्रिगर पॉइंट्स थे, जिसके नतीजे में सीजीपी बनी, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इलेक्शन के नतीजे में कॉकरोच जनता पार्टी बनी, जिसने ऑलमोस्ट 10 से 12 दिनों में 22 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हासिल कर लिए। अब इसके नतीजे में इन्होंने सीजीपी ने प्रोटेस्ट की गाल दी दिल्ली में, और दिल्ली से ये प्रोटेस्ट शुरू हुए जंतर मंतर से, और उसके बाद पूरे मुल्क में एक क्या कहते हैं डेमोक्रेसी की मूवमेंट के वाइड डेमोक्रेसी मूवमेंट का की शक्ल इख्तियार कर गई। इसी के साथ साथ एक मोस्ट सीरियस चैलेंज जो था, जो कि प्राइम मिनिस्टर की जो मोदी गवर्नमेंट है उन्हें एक फेस करने को मिला। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो ऑलमोस्ट 2014 से इंडिया के वजीर आजम हैं, तो 2014 से लेकर 2026 तक 12 साल हो गए, और 12 सालों में उन्हें एक ऐसी वाइड स्प्रेड मूवमेंट देखने को नहीं मिली। उनके 12 साल हिस्ट्री में ये पहली वाइड स्प्रेड मूवमेंट है जिसने इसे काफी ज्यादा ब्लो पहुंचाया है, काफी ज्यादा चोट पहुंचाई है, ठीक है, जिसके नतीजे में इस मूवमेंट के नतीजे में फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा, और इससे जैसे ही फेडरल एजुकेशन जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्हें रिजाइन किया, तो उससे मोदी की जो स्ट्रॉन्ग इमेज थी, ठीक है, उसे भी काफी ठेस पहुंची, ठीक है। इसके साथ साथ एक और जो क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म है इमर्ज हो रहा है, वो है कॉकरोच जनता पार्टी। जिस तरह आप देख भी सकते हैं जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में सीजीपी तो लीड कर रही थी, लेकिन इसके साथ साथ बाद में अपोजिशन लीडर जिसमें क्या कहते हैं राहुल गांधी ने भी इसे ज्वाइन किया। इसके साथ साथ अखिल यादव भी इसमें हिस्सा लेते नजर आए। अब अगर की पॉइंट 2 की बात करें तो हम है बांग्लादेश की मिसाल लेते हैं, जिस राइटर ने जो है जाहिद हुसैन ने सर इसमें बांग्लादेश की जो फॉल ऑफ अथॉरिटेरियन रजीम है उसे भी डिस्कस किया है। अब इसमें जो है सबसे पहले अनफेयर जो कोटा, इसको हम आगे अपने आने वाले हिस्से में वीडियो के आने वाले हिस्से में जरूर डिस्कस करेंगे कि किस तरह अनफेयर जो जॉब कोटा था। उसके बाद दूसरा जो इनका वन पार्टी रूल है उसे भी, कि किस तरह शेख हसीना का वन पार्टी रूल अनफेयर जॉब कोटा, और कहने को तो ये भी आता है कि जो शेख हसीना है उनका ये जो जॉब कोटा का सिस्टम था ये एक पैट्रोनोज टूल था, यानी कि अपनी जो फॉलोअर्स थे या अपनी हुकूमत में रखने का एक टूल था, ठीक है। इसके साथ साथ शेख हसीना के जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए तो इस प्रोटेस्ट को किस तरह क्या कहते हैं स्टेट ने कंट्रोल करने की कोशिश की, और उस कोशिश के नतीजे में किस तरह हजारों लोगों की जानें गई, ठीक है। उसके बाद शेख हसीना उस प्रोटेस्ट के नतीजे में शेख हसीना को मुल्क से भागना पड़ा। उसके बाद साथ साथ ये जो है एक किस तरह उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट आती है, ठीक है। आप मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएंगे वो जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो किसकी थी, और उसके साथ साथ थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और किस तरह उसके बाद बांग्लादेश में इलेक्शन होते हैं, और बांग्लादेश के में इलेक्शन के नतीजे में जो उनका वज़ीर आज़म बनता है वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ साथ हम नेपाल की जो है केस स्टडी की पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह जो नेपाल है, नेपाल में ऑलमोस्ट 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लग गया। अब वो बैन क्यों लगा, उसके नतीजे उसके क्या ड्राइवर्स थे, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन के साथ साथ किस तरह लीड कैप्चर, ठीक है, और करप्शन और यूथ एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों फैक्टर्स। लीड कैप्चर क्या था, ठीक है, जिसमें नेपो किड्स के एक मिसाल आ जाती है। अब नेपो किड्स क्या है उसको भी हम डिस्कस करेंगे अपनी दूसरे वीडियो में। उसके बाद करप्शन किस तरह है, करप्शन एक ड्राइवर किस तरह था नेपाली जेनजी मूवमेंट का, जिस तरह यूथ अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह एक जेनजी मूवमेंट का एक ड्राइवर था, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जैसे ही प्रोटेस्ट स्टार्ट होने के बाद जिस तरह से कंट्रोल किया गया, उस कंट्रोल के बाद जिस तरह वर्स्ट सिविलियन मैसेकर हुआ उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 19 जो पीपल थे वो इसमें जान से हाथ धोने पड़े उन्हें, ठीक है। इसके बाद जो जेनजी प्रोटेस्टर थे उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट की बिल्डिंग को अपने क्या कहते हैं अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद उनके चंद दिन ही बाद एक जो यंग लीडर है प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इमर्ज होते हैं, यानी कि जब केपी शर्मा ओली जो है रिजाइन करते हैं तो उसके नतीजे में एक इंटरिम गवर्नमेंट कायम होती है जिसे लीड करती हैं उनकी फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस। उसके नतीजे में फिर उनके वहाँ इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन के नतीजे में जो क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बनते हैं
हम उनको भी थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। आप बल्कि मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि जो उनके जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका वो कहते हैं कौन है, उनका नेम क्या है, और उनके बारे में एक फन फैक्ट ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब इसके बाद हम श्रीलंका की प्रोटेस्ट की बात करते हैं, जिसको नाम दिया गया था अरागलिया। अरागलिया, अगर माफ़ कीजिएगा अगर मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, तो इसका जो मीनिंग है इंग्लिश में से है स्ट्रगल। अब ये जो श्रीलंका की मूवमेंट है, जेनजी मूवमेंट है, ये बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि नेपाल और इंडिया और क्या कहते हैं बांग्लादेश की जो जेनजी मूवमेंट थी वो किसी एक ड्राइवर की वजह से स्प्रेड हुई थी, लेकिन ये जो है इसमें किसी एक सिंगल इवेंट से नहीं बल्कि एक स्लो बर्निंग इकोनॉमिक क्राइसिस था जो कि सालों से पाइल अप हो रहा था। इसमें फिर जिस तरह केमिकल फर्टिलाइजर को बैन किया गया, ठीक है, जिस तरह उनके फॉरेन रिजर्व डिप्लीट हुए, ये सारे के सारे फैक्टर्स हम आगे इस वीडियो के दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि किस तरह इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हुई, किस तरह रूलिंग फैमिली जो है वो डायनेस्टी थी, यानी कि एक ही गवर्नमेंट, एक ही फैमिली सदियों से नहीं, डेकेड से क्या कहते हैं हुकूमत में थी। ठीक है, किस तरह हाई इन्फ्लेशन हुई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, ठीक है, उसके बाद किस तरह वो ट्रिगर हुए, जेनजी ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, उसके नतीजे में क्रैकडाउन हुआ, क्रैकडाउन के नतीजे में उन्होंने स्टेट बिल्डिंग्स, पार्लियामेंटेरियन बिल्डिंग्स पर कब्जा कर लिया और जो है राजपक्सा उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें कंट्री से भागना पड़ा और वो मालदीव की तरफ भाग गए। ठीक है, अब कॉमन थ्रेड्स को अगर हम जोड़ें क्लोजर रीजन, यानी कि कुछ चीज़ों को जोड़ें, धागों को जोड़ें, तो हमें ये जो साउथ एशिया का रीजन है ये काफ़ी होस्टाइल नज़र आ रहा है कि हर एक का स्पेसिफिक पार्ट था। बांग्लादेश की जो जेनजी मूवमेंट थी उसे लीड किया था किसने? जॉब कोर्टाज ने। ठीक है, इसी तरह सोशल मीडिया बैन ट्रिगर साबित हुई नेपाल की जेनजी मूवमेंट का, इसी तरह एग्जाम पेपर लीक्स ट्रिगर साबित हुई क्या कहते हैं इंडिया की जेनजी मूवमेंट का। ठीक है, इसके जैसे ही ये सारे के सारे ट्रिगर थे। अब इस ट्रिगर को जब स्टेट ने फोर्स के नतीजे में, ठीक है, कंट्रोल करने की कोशिश की, तो वो क्या करके बैकफायर करके उसके नतीजे में जो प्रोटेस्ट है वो एस्केलेट हो गए और उससे जो अनरेस्ट है कंट्री में वो ज़्यादा बढ़ गई। अब इसको हम जब पाकिस्तान के सिनेरियो में डिस्कस करेंगे तो उसे भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब सोशल मीडिया जो था, अब इनका जो टूल है कि जिसके नतीजे में ये सारी की सारी मूवमेंट जो थी एस्केलेट हुए, हम उसके डिस्कस करते हैं। सोशल मीडिया बिकेम अ की मोबिलाइजिंग टूल। इन तमाम के तमाम प्रोटेस्ट मूवमेंट्स को जो एस्केलेट किया है या एस्केलेट करने में हेल्प किए थी वो थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, जब इन प्रोटेस्ट को जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वो दबाने की कोशिश कर रहा था, तो सोशल मीडिया ही था जिसने इस तमाम के तमाम मूवमेंट्स को क्या किया, एस्केलेट किया। ठीक है, तो बांग्लादेश और नेपाल में जो थी वो तो गवर्नमेंट टॉपल होगी, श्रीलंका में वो गवर्नमेंट टॉपल होगी, लेकिन इंडिया के जो जेनजी प्रोटेस्ट की जो डिमांड्स थी उसमें से जो मेन डिमांड थी कि उनके फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन चाहते थे और वो भी उन्होंने अचीव कर लिया। ठीक है, जो यूथ लेड प्रोटेस्ट है वो इंक्रीजिंगली इवॉल्व हो रहे हैं हमारे रीजन में, और जिसके नतीजे में वाइडर डेमोक्रेसी मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं। अब अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारे पास क्या है, एक डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब है। हम भी इस सिचुएशन का सामना कर सकते हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान की जो जेनजी पॉपुलेशन है 1997 से 2012 के दरमियान जो पैदा हुई है उसकी तादाद पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 70 मिलियन है, 7 करोड़ के करीब है। ठीक है, अब ये सब के सब हमारा पाकिस्तान के यूथ बल्ज के तौर पर क्या कहते हैं, यूथ बल्ज बनता जा रहा है। यानी कि यूथ बल्ज क्या होता है कि जब आपकी जो यूथ है वो किसी आपकी इकोनॉमी में आपको फ़ायदा ना दे रही हो और आप पर एक डेमोग्राफिक कैटास्ट्रोफ लेके आ रही हो, डेमोग्राफिक डिविडेंड ना दे रही हो। ठीक है, यानी कि अब जब हम अपनी यूथ से क्या कहते हैं उनको अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं कर रहे होते। अब यूथ बल्ज क्योंकि हमारे मुल्क में जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब ये सारी के सारी क्या बनती हैं, पॉलिटिकल कुछ प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की जो इंटरनल अनरेस्ट का शिकार है, इसके साथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिसमें हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स डिप्लीट होते जा रहे हैं। ठीक है, जिसके साथ साथ बेसिक ह्यूमन राइट्स हमें जो है देखने को नहीं मिल रहे। मीडिया फ्रीडम जो है वो भी गिरती जा रही है, पाकिस्तान में मीडिया फ्रीडम बहुत ही कम है। इसके साथ साथ फ्री एक्सप्रेशन, हम तो राइट टू फ्री प्रोटेस्ट जो है जो पाकिस्तान के फंडामेंटल राइट्स हैं
कॉन्स्टिट्यूशन हमें पाकिस्तानी अवाम को देता है, उनमें उसमें से एक राइट हमारे पास राइट ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट है, हमें उससे भी महरूम किया जा रहा है। ठीक है, इसके रिसेंट सिनेरियो हमने कश्मीर में देखने को मिली है। ठीक है, जिसमें रावला कोर्ट के प्रोटेस्ट को किस तरह दबाया गया है, इसी तरह जो TLP का प्रोटेस्ट था, एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, उसको किस तरह दबाया गया है। तो ये भी हमारे पास दो केस स्टडीज़ के तौर पर आ जाते हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारे के सारे फैक्टर पाकिस्तान के एक डेमोग्राफिक डिविडेंड की बजाय, ठीक है, पाकिस्तान को फ़ायदा देने के बजाय पाकिस्तान के लिए एक क्या है, कैटास्ट्रोफिक तबाही ला सकते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान सिट्स नियर द लोएस्ट रंग ऑन साउथ एशियन ह्यूमन डेवलपमेंट लैडर, यानी कि अगर पाकिस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट लैडर की बात की जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जाए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि पाकिस्तान का HDI क्या है, HDI रेटिंग क्या है, रैंक क्या है। अब उनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में तीनों मुल्कों से नीचे रैंक करता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के इंटरनल फॉरेन लाइन्स की बात करें कि किस तरह ये सारी के सारी जो हमने ऊपर डेमोग्राफिक डिविडेंड कैटास्ट्रॉफ की बात की, डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब की बात की, उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो बलोचिस्तान, KP, आज़ाद कश्मीर, ठीक है, इन सब में जो अनरेस्ट चल रहा है वो भी इसको ट्रिगर कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ हंड्रेड्स ऑफ पॉलिटिकल एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स आर रिपोर्टेड टू बी बिहाइंड बार्स, यानी कि बहुत से ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो हैं, ठीक है, जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, वो अभी भी जेलों में हैं। ठीक है, किस तरह शेकल जुडिशरी यानी कि जो जुडिशरी है वो किस तरह शेक कर रही है, यानी कि जिस तरह 27th अमेंडमेंट के बाद जो सो मोटो की जो जुडिशरी की पावर्स हैं जो कर्टेल कर दी गई हैं, ठीक है, वो भी हमें अब बेसिक ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने से कासिर हो गई है। ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया की कवरेज जो है वो क्या है, लिमिटेड हो गई है। सोशल मीडिया की रियलिटी जो है, सोशल मीडिया भी ऑलमोस्ट बैन का शिकार। जब भी कोई हमें प्रोटेस्ट देखने को मिलता है तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर बैन लगाया जाता है, इंटरनेट पर बैन लगाया जाता है। ठीक है, अब हमारी जो सोशल मीडिया की एक्सेस है वो भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, जिसके नतीजे में हमें क्या देखने को मिलता है, एक वोलेटाइल रीजनल लैंडस्केप देखने को मिल रहा है। अब पाकिस्तान के केस में जो एक्सटर्नल असिस्टेंस है, पाकिस्तान के जो केस में, यानी कि जो हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, हियर कम्स द रोलर्स, ठीक है, उसमें हमें बताया गया, मैंने आपको बताया था कि किस तरह पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल असिस्टेंस पे है बढ़ती हुई डिपेंडेंस है, वो किस तरह पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में क्या कहते हैं, नुकसान पहुंचा सकती है। और इसमें हमने मुशर्रफ की केस स्टडी थी, उसे भी डिस्कस किया है, तो आप उसे देखना चाहें तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से एपिसोड नंबर 13 है, आप उसे लाजमी देख सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है, इसके साथ साथ पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अनएम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल डिप्रेशन जो कि ऑलमोस्ट 2 सालों से जारी है। ठीक है, पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं वो भी हॉस्टाइल हैं, जिस तरह हमने एक और आर्टिकल हमने इसी सीरीज में डिस्कस किया था, 3 फ्रंट्स चैलेंज मलिहा लोधी का, जिसमें वो बताती है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त 3 फ्रंट्स पर लड़ रहा है, जिसमें ईस्ट में हमारे पास इंडिया के साथ बॉर्डर हॉस्टाइल है, वेस्ट में अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर हॉस्टाइल है, और इंटरनल सिनेरियो की बात की जाए, इंटरनल फ्रंट की बात की जाए, तो उसमें भी हम 3 फ्रंट्स पर लड़ते नजर आ रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान बलूचिस्तान में BLA TTP और KP में TTP की इंसर्जेंट्स और AJK में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो प्रोटेस्ट हैं, हम वो भी हमें इंटरनली हॉस्टाइल बनाते जा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ रीजनल लैंडस्केप रिमेन हाईली वोलेटाइल। ठीक है, अब जो रीजनल लैंडस्केप है जिसमें इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका की मिसाल है, उससे हमारा जो रीजनल लैंडस्केप है वो भी काफ़ी हद तक वोलेटाइल नज़र आता है। अब अगर हम डिस्कशन क्वेश्चन की बात करें तो आप ये जो है, ये जो इनमें से कोई से एक क्वेश्चन पे आप अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं। पैराग्राफ लिखने के साथ या तो उसे आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, या हमारे जो ऑफिशियल व्हाट्सएप जो ऑफिशियल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जिससे आप उसकी इवैल्यूएशन देखने को मिलेगी। और वैसे भी हमारे जितने भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको हम इन्फिनिट इंग्लिश इवैल्यूएशन देते हैं, इन्फिनिट इंग्लिश पैराग्राफ की इवैल्यूएशन की सहूलत देते हैं, फैसिलिटी देते हैं। अगर दूसरी, यानी कि अब हम अपने इस वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम श्रीलंकन जेंजी मूवमेंट और बांग्लादेश जेंजी मूवमेंट, इसी तरह नेपाल की जेंजी मूवमेंट के ड्राइवर्स थे, ड्राइवर के साथ साथ वो किस तरह एस्केलेट हुए, और एस्केलेट होने के साथ साथ उसका आउटकम क्या निकला, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। तो हम अपनी पहली केस स्टडी को डिस्कस करते हैं, जो है कि श्रीलंका की। अब आपको पता है कि श्रीलंका 2022 में जेंजी मूवमेंट का शिकार हुई। अब उसके जो ट्रिगर्स थे पहले हम उसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ट्रिगर था फॉरेन डेब्ट डिफॉल्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट श्रीलंका पर $51 बिलियन का डेब्ट था,
जिसपे श्रीलंका जो है वो डिफॉल्ट कर गया। जिस तरह इंटरनेशनल सॉवरन बॉन्ड्स थे श्रीलंका के, वो भी डिफॉल्ट कर गए। इंटरनेशनल सॉवरन बॉन्ड जो पाकिस्तान, मैंने हियर कम्स द डॉलर्स में आपको एक पढ़ाया था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल बैंक एक कंसोर्टियम बनाने जा रहा है, जिसमें वो अपने जो बॉन्ड्स हैं, जिसपे वो बॉन्ड्स को क्या कहते हैं मार्केट्स में रख कर डेप्ट लेगा उस पर। तो उसको हमने किस आर्टिकल में डिस्कस किया था, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस तरह जो होता है ना, मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज आता है, और आपके पेपर में इसी चीज़ की ज़रूरत है। आप इस तरह आर्टिकल्स को कंपेयर करके अपने फैक्ट बुक में जब एंटर करेंगे और जब आर्टिकल्स का आपस में एनालिसिस करेंगे, आर्टिकल्स का एक दूसरे के साथ लिंक बिठाएंगे, तो उसी तरह आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ती रहेगी। और इस मेथड को हम एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रेपिटेशन मेथड भी कहते हैं। अच्छा, तो श्रीलंका है वो अपने इंटरनेशनल सॉवरन बॉन्ड्स पर क्या कर गया, डिफॉल्ट कर गया। जैसे श्रीलंका डिफॉल्ट किया, तो इसके साथ साथ उसके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी विद इन 6 मंथ्स, जनवरी 2026 में श्रीलंका के पास ऑलमोस्ट 17 to 20 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स थे, जो आते आते मैं इसमें गलत हूँ, ऑलमोस्ट 7 बिलियन के डिफॉल्ट से एक दफ़ा आप कंफर्म कर लीजिएगा, ऑलमोस्ट 7 बिलियन डॉलर के ही रिजर्व्स थे। और वो आते आते जुलाई 2026 आते आते ऑलमोस्ट 50 मिलियन डॉलर के रिजर्व्स रहेंगे। जब किसी मुल्क के पास फॉरेन रिजर्व्स, डॉलर के फॉरेन रिजर्व्स ही ना हो, तो वो उसको एक्सपोर्ट्स करने में बहुत मुश्किल होती है, इंपोर्ट्स करने में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। यानी कि दूसरे मुल्क से जब वो चीज़ें मंगवाना चाहे तो उसके डॉलर में पेमेंट करनी होती है, तो जब उसके पास फॉरेन रिजर्व्स ही नहीं होंगे तो वो पेमेंट भी नहीं कर सकता। इसके साथ साथ जैसे ही श्रीलंका ने एक नया मैंडेट, एक नई पॉलिसी का इंट्रोड्यूस करवाई, जिसका नाम था केमिकल फर्टिलाइजर बैन, जिसके नतीजे में श्रीलंका ने पूरे मुल्क में केमिकल फर्टिलाइजर पर बैन कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी जो राइस और टी की जो क्रॉप्स हैं वो मैसिव हिट हुई, उनकी एक्सपोर्ट्स को उसके काफ़ी ज़्यादा हिट मिला, जिसके नतीजे में एक वाइड क्या कहते हैं मैसिव स्केल पर जेंजी मूवमेंट का आगाज हुआ, ट्रिगर का साबित हुआ। इसके साथ साथ 17.5 to 21.5% जो उनकी इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 17.5 से 21.5 पर पार कर गई, बढ़ गई। और मुल्क में फूड, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होने लगी, क्योंकि मुल्क के पास चीज़ें खरीदने को पैसे ही नहीं थे। जब पैसे ही नहीं थे तो मुल्क में चीज़ों की शॉर्टेज का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में जेंजी मूवमेंट स्टार्ट हुई। और ब्लैक मंडे उस दिन को कहा जाता है जब मई 9, ठीक है, कितनी क्या कहते हैं सिमिलैरिटी की बात है, कोइंसिडेंस की बात है कि पाकिस्तान में भी मई 9 का एक इंसिडेंट हुआ था और श्रीलंका में भी मई 9 का एक इंसिडेंट हुआ, जिसके अब मई 9 के इवेंट क्या था, जब स्टेट लॉयलिस्ट ने किस पे पीसफुल प्रोटेस्ट का स्टार्ट किए थे, ठीक है। अब इसका आउटकम क्या निकला, जिसके नतीजे में आपके प्रेसिडेंशियल पैलेस पे अटैक किया गया, और जिसके नतीजे में जो उनके प्रेसिडेंट थे राजापक्सा, वो क्या कहते हैं उन्हें रिजाइन करना पड़ा और वो मालदीव में भाग गए। और इसके नतीजे में जो उनका डायनेस्टी रूल था, ठीक है, जो राजापक्सा फैमिली जो डेकर से रूलिंग एलीट का शिकार थी, रूल कर रही थी, उसका भी एक एंड देखने को हमें मिला। दूसरी, हम अगर केस स्टडी की बात करें बांग्लादेश की 2024 में, जिसमें हम कोटा सिस्टम मेजर रूल था, उसका मेजर क्या कहते हैं ट्रिगर पॉइंट था, ड्राइवर था, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर की पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगी। और इसके साथ साथ डिफरेंट एडिटोरियल का जो एनालिसिस होता है डेली बेसिस पे, हम इस पे अपने ग्रुप से वो भी शेयर करते हैं। इसके साथ साथ हमारी जो दूसरी सीरीज़ है उसकी भी अपडेट्स आपको उसी ग्रुप में मिल जाती हैं। इसके साथ साथ जितने भी हमारे फ्री लेक्चर जो आने वाले हैं, हम आप प्लान कर रहे हैं कि हर ऑप्शनल पे जो हमारे जो रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं उनकी जितने भी लाइव सेशंस हैं वो हम उसी ग्रुप में उनकी अपडेट शेयर करेंगे। इस सैटरडे हमारा एक क्या कहते हैं, इस सैटरडे रात 8 बजे सर जुहेब एक लाइव सेशन करने जा रहे हैं करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, तो आप ज़रूर वो भी अटेंड कीजिएगा, उसकी भी मालूमात, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप में ही शेयर की जाएगी। तो हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी केस स्टडी की तरफ, जो कि है बांग्लादेश की, जो कि 2024 में पेश आई। अब जून 5 हाई कोर्ट ऑर्डर रिस्ट्रेन 30% जॉब कोटा।
बांग्लादेश में, पाकिस्तान में भी जो जॉब कोटाज होते हैं, लेकिन बांग्लादेश में तो इसका वर्स्ट सिनेरियो देखने को हमें मिलता है कि जब जून 5 के हाई कोर्ट के ऑर्डर ने जो और जॉब कोटा सिस्टम था उसे रिस्ट्रेन रहने दिया, उसे वैसे ही रहने दिया। अब जॉब कोटा सिस्टम ऑलमोस्ट 56% ऑफ पब्लिक सेक्टर जॉब, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स बांग्लादेश में आती थी उसमें से 56% जो जॉब थी वो कोटा सिस्टम पर जा रही होती थी, और सिर्फ 44% जो जॉब ऐसी थी वो क्या थी, मेरिट बेस्ड कैंडिडेट्स की जॉब थी। तो देखें पाकिस्तान की भी अगर हम मिसाल लें, अगर पाकिस्तान में ऐसा होने लग जाए कि जिसमें ऑलमोस्ट 56% जो जॉब्स हैं वो कोटा पे जाए, यानी कि वुमेन्स के चले गए और कुछ रजाकार को चलेगी, अगर पाकिस्तान की मिसाल हम फर्ज करें, तो हम पाकिस्तान में भी एक वाइड बैकलैश देखने को मिलेगा। तो सालों से ये कोटा सिस्टम चलता आ रहा था, लेकिन जब इसके खिलाफ क्या कहते हैं आवाम ने केसेस दायर किए और उसके नतीजे में भी हाई कोर्ट ने इस कोटा सिस्टम को वैसे का वैसे ही रहने दिया, तो उसका एक ये जेनजी मूवमेंट का, बांग्लादेश में जेनजी मूवमेंट का एक सबसे बड़ा ट्रिगर साबित हुआ। अब उस 56 का अगर हम उस कोटा सिस्टम को क्या कहते हैं डिवाइड करें, उनको डिटेल वाइज देखें, तो 30% जो जॉब कोटा था वो उनके लिए रिजर्व था जो 1971 की जो फ्रीडम मूवमेंट थी, यानी कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो जंग हुई 1971 में, पाकिस्तान और इंडिया की 1971 की जो जंग हुई उसके नतीजे में जो बांग्लादेश आज़ाद हुआ, तो उस बांग्लादेश की उस जंग में जो बांग्लादेशी लोग थे उन्हें फ्रीडम फाइटर कहते हैं, और उनकी डिसेंडेंट्स के लिए, उनकी औलाद के लिए वो सीटें रिजर्व्स थी। ठीक है, उसके साथ साथ 10% जो सीटें थी वो रिजर्व थी वुमेन्स के लिए, 10% उन डिस्ट्रिक्ट के लिए रिजर्व थी जो अभी भी बैकवर्ड हैं, जिनमें डेवलपमेंट नहीं हो सकी। 5% सीटें जो थी वो एथनिक माइनॉरिटीज़ के लिए मखसूस थी, और 1% जो थी वो उन लोगों के लिए थी जो ऐसे लोग जो डिसेबिलिटीज़ का शिकार हैं। तो ये सबसे बड़ा एक ड्राइविंग फैक्टर था बांग्लादेश की जेंजी मूवमेंट का। इसी के साथ साथ पीएम हसीना ने दूसरा ब्लंडर किया, दूसरा ट्रिगर साबित हुआ कि इन प्रोटेस्टर को, इन जेनजी मूवमेंट को, जेनजी प्रोटेस्टर्स को रजाकार्स कह दिया। अब रजाकार्स एक ऐसी टर्म है जो बांग्लादेश में क्या कहते हैं, उन लोगों से जोड़ी जाती हैं जिन्होंने 1971 की जंग में, ठीक है, 1971 की फ्रीडम मूवमेंट में पाकिस्तान का साथ दिया था, उन लोगों को रजाकार कहा जाता है। ठीक है, रजाकार क्या थे, 1971 के वार टाइम के ट्रेटर्स थे, गद्दार थे। ठीक है, और इसके साथ साथ तीसरा ट्रिगर पॉइंट ये था कि जब शेख हसीना ने इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्टेट फोर्स का इस्तेमाल किया, तो जिसके नतीजे में ऑलमोस्ट 1500 लोग क्या कहते हैं डेथ हो गई। ठीक है, जिसके नतीजे में इंटरनेट ब्लैक आउट देखने को मिला, और उसका नतीजा क्या निकला कि हसीना जो है, शेख हसीना जो है, उनकी जो लॉन्ग टर्म डायनेस्टी थी, रूल था, उसे का इख्तिताम हुआ और शेख हसीना को इंडिया भागना पड़ा। अगर अब हम नेपाल की बात करें, नेपाल की केस स्टडी की बात करें, तो उसका जो ऑलमोस्ट 2025 के शुरू में थी और 24 के एंड में थी, और उसमें सबसे बड़ा जो ड्राइविंग फैक्टर था वो नेपो किड्स का था। अब नेपो किड्स क्या था, एलीट की जितनी भी जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ साथ जो एलीट है, उन्होंने जैसे सोशल मीडिया पर अपनी क्या कहते हैं पावर्स का, अपनी जो है स्विस वॉचेस का, रोलेक्स वॉचेस का क्या कहते हैं पोर्ट्रे करना शुरू किया, नुमाइश करनी स्टार्ट की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो उसके नतीजे में जेंजी में जो नेपाल की आवाम थी उनमें एक क्या कहते हैं एंटी करप्शन के खिलाफ इनकी क्या कहते हैं अकाउंटेबिलिटी की एक लहर देखने को मिली। जैसे ही ये अकाउंटेबिलिटी की लहर देखने को मिली, तो उसके नतीजे में जो नेपाल की गवर्नमेंट है उन्होंने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्या कहते हैं बैन कर दिए। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब सबको सब बैन कर दिया। दूसरा इसके जो दूसरा फैक्टर था वो था 20% जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। ठीक है, नेपाल की जो 20% पॉपुलेशन है, यूथ है, वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। इसके साथ साथ जो नेपाल की 1/3 ऑफ जीडीपी है, ठीक है, वो रेमिटेंसेस से आती है। रेमिटेंस पाकिस्तान की भी रेमिटेंस, पाकिस्तान में भी वो की जीडीपी का भी एक बहुत हिस्सा रेमिटेंसेस से आता है, जो कि 2025-26 की अगर रेमिटेंसेस की बात की जाए तो वो ऑलमोस्ट $38 बिलियन थी।
ठीक है, इसको भी हमने ऑलमोस्ट में डिस्कस किया हुआ है हमने। इंशाल्लाह इस पे ISSI जो पाकिस्तान का एक थिंक टैंक है, इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, उसने इशू ब्रीफ शेयर किया है, इस पर शाया किया है। हम इंशाल्लाह इस रेमिटेंसेस को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली वीडियोज़ में। तो अब 14 गवर्नमेंट 17 सालों में, ठीक है, इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है नेपाल में कि पिछले आने वाले 17 साल में 14 गवर्नमेंट्स जो हैं वो गिराई जा चुकी हैं, तब्दील हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसी तरह सितंबर 4 को एक ब्लैंकेट बैन सोशल मीडिया पर नाफिज कर दिया गया, जिसके नतीजे में टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप सब बैन हो गए। और ये इसलिए किया गया कि जो इन प्लेटफॉर्म्स पर, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो एंटी करप्शन की डिसेंट थी उसे दबाया जा सके, करप्शन की जो डिसेंट थी उसे दबाया जा सके। ठीक है, इस पर सबसे बड़ा ब्लेंडर जो एस्केलेशन पॉइंट साबित हुआ वो क्या था कि उन्होंने इस प्रोटेस्ट में ऑलमोस्ट 19 लोग कत्ल हो गए। ठीक है, जिसके नतीजा ये निकला कि जो आउटकम था, इसका जो नतीजा निकला उसके नतीजे में KP शर्मा ओली जो इनके प्राइम मिनिस्टर थे उन्हें रिजाइन करना पड़ा। अब इन तीनों केस स्टडीज की, जिसमें श्रीलंका, ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश और नेपाल की बात की जाए तो इन तीनों की जो कुछ ट्रिगर्स थे, सबसे पहले क्या था, पॉलिसी डिमांड में कुछ पॉलिसी जो इनकी थी उनको क्या कहते हैं रिफॉर्म की बात की गई, पॉलिसी रिफॉर्म की बात की गई। जब उसके नतीजे में क्या है, अथॉरिटेरियन क्रैकडाउन हुआ। ठीक है, पॉलिसी रिफॉर्म के लिए जब प्रोटेस्ट हुए तो उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, ठीक है, जो स्टेट है उसने क्रैकडाउन स्टार्ट किया। ठीक है, क्रैकडाउन के नतीजे में अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो उस क्रैकडाउन के नतीजे में ऑलमोस्ट 1500, और बांग्लादेश की बात की जाए तो नेपाल की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 19 पीपल जो लोग थे वो कत्ल हुए। ठीक है, उसके बाद टोटल रेडिकलाइजेशन हुई, यानी कि जो पॉलिसी रिफॉर्म की जो डिमांड थी, प्रोटेस्ट थी, वो एस्केलेट कर गए। जैसे ही एस्केलेट कर गए तो वो रजीम के ओवरथ्रो करने का बायस बने। बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका तीनों में जो गवर्नमेंट्स हैं वो टॉपल डाउन हुई। ठीक है, across all three countries violence censorship proved to be accelerators, यानी कि जब प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की गई तो वो दबाने के बजाय एक्सेलरेट हुए, ना कि डेटरेंस, नॉट डेटरेंस, यानी कि उन्हें रोकने के बजाय एक्सेलरेट होने का बायस बनी। ठीक है, इसी तरह अगर इसके कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो इसके भी इन तमाम के तमाम मूवमेंट्स को लेके, जनजी साउथ एशिया की जनजी मूवमेंट को की बात की जाए तो इसमें दो थ्योरीज देखने को मिलती है। एक ये है कि ये तमाम के तमाम मूवमेंट्स जो है सुपर पावर के रजीम चेंज की प्ले बुक का एक हिस्सा है। ठीक है, अगर श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका जो थे चाइनीज डेप्ट का शिकार थी। ठीक है, जिसके बाद उसे जो हम्बनटोटा पोर्ट है वो ऑलमोस्ट 99% लीज पर, 99 ईयर्स के लिए लीज पर दिया गया चाइना को। इस तरह काठमांडू की बात की जाए, नेपाल की बात की जाए तो जो KP शर्मा ओली की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो भी काफ़ी हद तक इंडिया के बजाय चाइना की तरफ अलाइन हो रही थी। इसी तरह बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश की जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो उसके नतीजे में जो शेख हसीना की जो गवर्नमेंट टॉपल डाउन हुई तो शेख हसीना ने क्लियरली ये एलिगेशन लगाई US पे कि जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, ठीक है, इसको जो क्या कहते हैं US है इसे एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता है, जिस पर वो अपनी मिलिट्री बेसिस बना सके, उसके नतीजे में जो चाइना है उस पर सर्विलेंस कर सके। ठीक है, तो ये सबसे जो मेन एक इसकी थ्योरी है वो डीप स्टेट की थ्योरी है कि ये तमाम के तमाम जो जेनजी मूवमेंट हैं ये लेड की गई हैं सुपर पावर्स की तरफ से। और जो जिस तरह जो US है उन्होंने इराक, ठीक है, उसके साथ साथ ईरान, लिबिया, इनमें जो गवर्नमेंट से टॉपल डाउन की, लिबिया के साथ साथ फिर शाम में टॉपल डाउन की, तो उन्हीं उसी प्ले बुक का एक हिस्सा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और थ्योरी देखने को मिलती है और वो ये है कि ये तमाम के तमाम जो क्या कहते हैं मूवमेंट्स हैं, जेनजी मूवमेंट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो जेनजी की बढ़ती हुई ना क्या कहते हैं
जब आप किसी भी मुल्क में किसी आवाम के ह्यूमन राइट्स को कर्टेल कर दें, आप उनके जो बेसिक फ्रीडम राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको कर्टेल कर दें और उसके नतीजे में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाए, इन्फ्लेशन बढ़ती जाए और आपकी जो खाने की बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी आपको ना मिलें, तो उसके नतीजे में जेनजी जो हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ये इसकी दूसरी स्टेट देखने को हमें साइड देखने को मिलती है। तो इन तमाम प्रोटेस्ट को देखने में दो थ्योरीज हैं। पहली है डीप स्टेट, जो दूसरी है वो जेनजी है। ये तमाम के तमाम जो हैं ये कुछ ड्राइवर साबित हुए। उस ड्राइवर्स के नतीजे में जो आवाम है, आवाम ने अपनी गवर्नमेंट्स के खिलाफ डिसेंट शो किया और उस डिसेंट के नतीजे में उन्हें टॉपल डाउन, वो गवर्नमेंट्स को टॉपल डाउन होना पड़ा। ठीक है, अब अगर इसके बाद आफ्टर मैथ की बात करें, जैसे ये तीनों गवर्नमेंट्स जो हैं टॉपल डाउन हुई, तो उसके बाद एक द मॉर्निंग आफ्टर, यानी कि इन तमाम के तमाम रेवोल्यूशंस के बाद जो तमाम के तमाम हैं उनमें क्या सिचुएशन चल रही हैं। अगर हम रेवोल्यूशन इज़ ईजी, गवर्नेंस इज़ हार्ड, कहते हैं कि जो रेवोल्यूशन है वो तो ईजी है। ठीक है, रेवोल्यूशन लेके आना, इनकलाब लेके आना तो बहुत आसान है। ठीक है, अब सड़कों में निकले और उसके नतीजे में आपका इनकलाब आ जाता है, लेकिन जब गवर्नेंस की बात आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और पाकिस्तान भी गवर्नेंस क्राइसिस का शिकार है। श्रीलंका में अभी तक रूलिंग क्या कहते हैं ऑस्टेरिटी, IMF ऑस्टेरिटी मेजर्स नाफिज है। जिस तरह पाकिस्तान में आए दिन हमें खबर मिलती है कि IMF के कहने पर इस चीज़ पर क्या कहते हैं बैन लगा दिए गए, इस चीज़ की प्राइसेस बढ़ा दी गई। ठीक है, तो श्रीलंका अभी तक इन अपने उस डेप्ट को रिकवर करने में लगा हुआ है और वो जो डेप्ट है वो IMF के ऑस्टेरिटी मेजर के साथ कवर करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश की बात की जाए तो जो पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ था शेख हसीना के बाद के जाने के बाद, उसके बाद जो यूनस है, जिन्हें 2008 में मे बी आई थिंक 2008 में क्या कहते हैं नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था, तो उनकी एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई। उस इंटरिम गवर्नमेंट के बाद जब क्या कहते हैं बांग्लादेश में इलेक्शन हुए तो खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान जो है वो उस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। ठीक है, पावर वैक्यूम के नतीजे में एक रेडिकलाइजेशन बढ़ी। ठीक है, अनइलेक्टेड इंटरिम गवर्नमेंट आई और उसके जो कि स्ट्रगल हुई रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर। इंटरिम गवर्नमेंट भी काफ़ी हद तक क्या थी, फेल हुई रिस्टोर करने में लॉ एंड ऑर्डर। उसके नतीजे में जब इलेक्शन हुए तो हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश की जो अभी की जो सिचुएशन है, रिसेंट सिचुएशन है, वो काफ़ी हद तक स्टेबल है। नेपाल की बात की जाए तो फ्रेजाइल इंटरिम कोalition अंडर 73-year-old फॉर्मर चीफ जस्टिस। ठीक है, नेपाल की अगर बात की जाए तो अब उसकी भी सिचुएशन जो है काफ़ी हद तक स्टेबल है, लेकिन जैसे ही प्रोटेस्ट के नतीजे में ऑलमोस्ट उनकी जो 73-year-old चीफ जस्टिस थी, फर्स्ट फीमेल जस्टिस थी, वो इंटरिम गवर्नमेंट का शिकार हुई। उसके नतीजे में 35 प्रिजनर जो थे स्केप्ड हुए ड्यूरिंग क्योस। ठीक है, जो 3500 प्रिजनर थे उस प्रोटेस्ट में जो क्या कहते हैं पकड़े गए थे, उनको जो 3500 प्रिजनर्स है जो पकड़े गए थे वो भी इस केओस में क्या कहते हैं फरार हो गए। अब जिसके नतीजे में इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के नतीजे में उनके वज़ीर आज़म इलेक्ट हुए और अब भी नेपाल में भी जो है गवर्नेंस की क्राइसिस चल रहे हैं और नेपाल इस क्या कहते हैं रेवोल्यूशन के बाद सुधरने की राह पर, तरक्की की राह पर गामजन हो रहा है, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो कहते हैं न्यू रूल्स ऑफ गवर्नेंस। अब इन तमाम के तमाम जेनजी की मूवमेंट्स हम 3 चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं और वो क्या है, गवर्नेंस का सबसे पहला रूल ये होगा कि जितनी भी हिस्टोरिकल इंटाइटलमेंट, इंटरनेट बैन्स एंड ब्रूट फोर्सेस ओवर, यानी कि हिस्टोरिकल इंटाइटलमेंट, यानी कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, अगर बात करें तो पाकिस्तान में जो मिलेनियंस हैं वो अपनी गवर्नमेंट पार्टीज के साथ एक अच्छा खासा बॉन्ड शेयर करते हैं। ठीक है, वो अपने लॉयलिटी हैं अभी भी, कुछ अगर PPP के लॉयलिस्ट हैं तो अभी भी PP के लॉयलिस्ट हैं। तो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो क्या कहते हैं PMLN, PPP और PTI के सपोर्टर्स में मिलेनियंस का जो वोट बैंक है वो अभी भी अपनी पार्टी के साथ लॉयलिस्ट है। लेकिन जेनजी में ये जो हिस्टोरिकल एंटाइटलमेंट है ये देखने को नहीं मिलती। इंटरनेट बैन्स पर क्या कहते हैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब आप किसी भी प्रोटेस्ट को फोर्स के जरिए क्या कहते हैं दबाने की कोशिश करें तो वो भी कामयाब नहीं होगी। तो सबसे पहला रूल क्या है, हाइपर कनेक्टेड इकोनॉमिकली एंशियस यूथ विल टीयर डाउन एनी सिस्टम दैट डिनाइज देम फ्यूचर। कि ऐसी तमाम के तमाम गवर्नमेंट जो अपनी यूथ को, ठीक है, उनका फ्यूचर राइट्स यानी उनके बेसिक राइट्स कर्टेल करने की कोशिश करेगी, वो क्या हो जाएगी, टॉपल डाउन हो जाएगी। रूल 2 की अगर बात करें तो वायलेंस अगेंस्ट सिटीजन इज नो लॉन्गर अ डेटर, इट इज अ कैटलिस्ट फॉर टोटल रिजीम चेंज। अगर
क्या कहते हैं सिटीजन के खिलाफ क्या है वायलेंस का यूज किया जाएगा, तो वो वायलेंस उनकी रजीम को टॉपल डाउन करने के लिए यूज हो सकता है। ठीक है। रूल 3 क्या है, गवर्नमेंट मस्ट डिलीवर टेंजिबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड प्रिजर्व डिजिटल सेफ्टी वॉल्स एंड प्रिपेयर टू फेस द अगर यानी कि जो अगर किसी भी हुकूमत ने क्या कहते हैं प्रोग्रेस करनी है तो उसे क्या कहते हैं टेंजिबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस यानी कि आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की राह पर इकोनॉमिक प्रोग्रेस पर गामजन होना पड़ेगा, जिसके नतीजे में उसे फोर्स की बजाय स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने होंगे। ठीक है। पाकिस्तान के केस में भी ऐसा ही है कि अगर पाकिस्तान ज़्यादा देर तक इस फोर्स का इस्तेमाल करेगा तो उस फोर्स के नतीजे में ये पाकिस्तान भी जेन ज़ी मूवमेंट का शिकार हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या पाकिस्तान में जेन ज़ी मूवमेंट क्या कहते हैं तब्दीली लेके आ सकती है या नहीं। अब अगर हम क्या कहते हैं वोकेबलरी की तरफ बात किए बढ़ें तो सबसे पहला वर्ड है हमारा डिसेंट जो कि एक एडजेक्टिव है और एक इसका जो मतलब होता है इन स्टेट ऑफ मॉरल और कल्चरल डिक्लाइन और डिके। जब आप एक ऐसे स्टेट में जिसमें आप मॉरल और कल्चरल डिके का शिकार होते हैं, आप बिल्कुल अडप्ट हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल ही आपकी जो मॉरल और कल्चरल वैल्यूज हैं वो बिल्कुल ही इरोड हो जाती हैं। तो सिनोनिम्स में सबसे पहले डिजेनरेट, करप्ट और एफिटी। एंटोनिम्स की बात करें तो वर्चुअस, होलसम और एस्थेटिक। अगले वर्ड की तरफ बढ़े तो एक्सेसरबेट। एक्सेसरबेट का मतलब होता है किसी चीज की सिचुएशन को एक्सक्लेट करना। सिनोनिम्स की बात करें वर्सन, एग्रावेट, इंटेंसिफाई, किसी भी चीज को सिचुएशन को क्या कहते हैं नेगेटिव फीलिंग वर्स, यानी कि नेगेटिव सेंस में उस चीज को एग्रावेट कर देना, बढ़ा देना, इंटेंसिफाई कर देना। एंटोनिम्स एलिवेट, इम्प्रूव और मिटिगेट, ये तीनों के तीनों इसके क्या हैं एंटोनिम्स हैं। अगर हम तीसरे वर्ड की तरफ बढ़े तो वो है सर्कमवेंट। सर्कमवेंट का क्या मतलब है टू फाइंड अ क्लेवर वे टू गेट अराउंड अ ऑब्स्टेकल, कि किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक क्लेवर रास्ता अपनाना, यानी कि किसी चीज का बाईपास ढूंढना। ठीक है। बाईपास करना, डोज करना या आउटविट करना। एंटोनिम्स की बात करें तो उसका सामना करना, कॉन्फ्रंट, कंप्लाई या फॉलो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। आप अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारी व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर इसके साथ साथ हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नई वीडियो में।